मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, लॉकडाउन में आप लोग सभी अच्छे ढंग से पढ़ते होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग वर्ग 8 क्लास के विज्ञान विषय में किशोरावस्था की और भाग 1 चैप्टर पढ़े थे। चैप्टर एक ही था, लेकिन हमने सुविधा के अनुसार उसे 2 भागों में बांट दिया था। तो पहला भाग में हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, उसके बारे में अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए होंगे और आशा रखते हैं कि आप लोग को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। तो अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित तौर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था की ओर का भाग 2। और भाग 2 में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, संतति का लिंग निर्धारण, लड़का या लड़की, वाई या वाई। हम लड़का या लड़की कब होता है। बच्चों, आज हम लोग सभी जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज से बहुत साल पहले अगर घर में लड़की पैदा होती थी तो सरासर दोष जो होता था वो माँ पर डाल दिया जाता था। आप अक्सर पुरानी कहानियों में अक्सर आप सुनते होंगे या कभी पढ़े होंगे कि अगर लड़की घर में हो गई तो लोग मातम बनाते थे और सारा दोष जो होता है वो माँ को ही दिया जाता था, और इस वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से लड़का या लड़की हम लोग बनते हैं या पैदा होते हैं। ठीक है, आज हम लड़का हैं तो इसमें किसकी रोल, किसकी भूमिका ज़्यादा है। अगर आप लड़की हैं तो लड़की में किसकी भूमिका ज़्यादा होती है। तो बच्चों, मनुष्य जीवन में मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में जो होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र, ठीक है, 23 जोड़े मतलब 23 गुना 46 गुणसूत्र। और यही 46 गुणसूत्र होते हैं वो हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाओं की, संपूर्ण रचनाओं की मतलब वो 23 जोड़े के द्वारा ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, यानी अगर यूं कहा जाए कि हमारा 2 हाथ हो या हमारा 2 पैर हो, हमारा एक मुंह हो, दांत हो, आंख हो। आंख कहाँ होना चाहिए, जरा सोचिए। अगर नाक के जगह पर आंख रहता, आंख के जगह पर मुंह रहता, बाल के जगह पर पैर रहता, तो क्या होते, हम बहुत सारे कार्य नहीं कर पाते। लेकिन कौन सी जगह कहाँ होनी चाहिए, ये सारा चीज आपका गुणसूत्र ही निर्णय लेता है। और हमारा ये कोशिकाओं में, प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े, ध्यान देंगे, 23 जोड़ा गुणसूत्र में 23 जोड़े मतलब हो गया 23 गुना 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 23 जोड़े गुणसूत्र। ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र यानी 23 गुना 46 गुणसूत्र जो होते हैं प्रत्येक कोशिकाओं में होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े यानी 22 गुना 44 गुणसूत्र जो होते हैं वह कायिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक मतलब शरीर के लिए, कायांतरण के लिए, हमारे शरीर में परिवर्तन के लिए। ठीक है, हमारा शरीर किस तरह से हो, हाथ कहाँ हो, पैर कहाँ हो, मुंह कहाँ हो, बाल कहाँ होनी चाहिए, ये सारा चीज जो होता है वह 23 जोड़े यानी 22 जोड़े के अंतर्गत में आता है। तो अब बच गया 46 में 44 गया तो 2, यानी यह 2 गुणसूत्र हमारा लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, 46 में 44 गया तो 2, यानी ये जो 2 गुणसूत्र बच गए वह किस चीज के लिए बच गए, लिंग निर्धारण के लिए। ठीक है, यानी यही 2 गुणसूत्र हमें लड़का और लड़की बनाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे समझाने के लिए यह प्रयोग किया है कि एक माता और एक पिता, यानी माता में भी कितने गुणसूत्र होंगे लिंग निर्धारण के लिए, 2 गुणसूत्र होंगे, और पिता में भी कितने गुणसूत्र होंगे, 2 गुणसूत्र होंगे। ठीक है,
माता में कितने गुणसूत्र? 2 गुणसूत्र, और पिता में भी 2 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि नहीं, माता में एक्स यानी जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो दोनों समान होते हैं, और पिता में जो 2 गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक जो होता है वो एक्स होता है और एक वाई, यानी एक्स और वाई गुणसूत्र का नाम रख लीजिए, आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में हम इसे एक्स एक्स और एक्स वाई ही अच्छा ढंग से रखा गया है और इसे समझने में भी आसानी होगा। तो माता में 2 गुणसूत्र कौन कौन हो गए? एक्स और एक्स, जबकि पिता में कौन सा गुणसूत्र हो गया? एक्स और वाई। अब देखिए, जब माँ और पिता का निषेचन होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, तो उस समय माता का एक्स गुण, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक्स एक्स ही है, तो ये दोनों में से कोई एक्स गुण जो है वो बाहर आएगा, और पिता में एक्स और वाई में दोनों में से कोई एक गुणसूत्र आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 22 जोड़ा जो है वो गुणसूत्र से आएगा, कायिक से आएगा, और माता से एक और पिता से एक, तो 22 और 22 गुना 44 और 2, यानी माता से एक गुणसूत्र और पिता से एक गुणसूत्र, तो एक एक 2 हो गया, तो 44 और 2 46, यानी 46 गुणसूत्र आपको पैदा होने के तुरंत बाद, आपको उसी दौरान जब आप गर्भ में रहते हैं, गर्भ धारण होता है, तो उसी समय आपको मिल जाते हैं। तो माता से एक्स, पिता से एक्स, जब ये दोनों आते हैं तो क्या मिल गया? एक्स एक्स। अगर दोनों एक्स मिल गया तब हम लड़के होते हैं, और माता से एक्स और पिता से वाई, देखिए पिता से वाई, तब हमारा क्या हो गया? एक्स वाई, तब हम लड़का होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लड़का और लड़की पैदा होना ये पिता के ही हाथ में है, लेकिन पहले लोग क्या करते थे? माँ को ही दोष देते थे, उसको बहुत सारे जुल्म का सामना करना पड़ता था, बहुत बहुत प्रताड़ना होती थी। ऐसे बहुत सारे फिल्म बने हुए हैं, बहुत सारी कहानियां बनी हुई है, जिसमें लड़की को, अगर घर में लड़की हो गई तो उससे मार दिया जाता था। ठीक है, और माँ को प्रेशर डाला जाता था लड़का पैदा करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि उसे अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा शादी भी कर लेता था, बहुत शोषण होता था। लेकिन आप इसमें जान लीजिए कि अगर आप लड़की के पिता बने हैं या लड़की की माँ बने हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आप ही का, लड़का का, पिता का ही गुणसूत्र पर ही निर्भर है, माता के गुणसूत्र पर कोई निर्भर नहीं है। तो आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि माता से एक्स, पिता से एक्स जब आएगा गुणसूत्र तो लड़की होगी, और अगर माता से एक्स और पिता से वाई आएगा तो एक्स और वाई मिलके लड़का होगा। और इस तरह से यह मतलब चलते रहेगा, अनुवांशिक चलते रहेगा। दादा दादी से हम लोग, दादा दादी से माता पिता हुए, माता पिता से हम लोग हुए, हम लोग से हमारे बाल बच्चे होंगे, उसके बाल बच्चे होंगे, ये प्रक्रिया चलते जाएगी, रुकने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि माता पिता का गुण जो होता है वो बहुत हद तक, लड़का लड़की का गुण जो होता है बहुत हद तक पिता पर ही निर्भर करता है। लेकिन ये सोच बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि लड़की अगर पैदा हो रही है तो उसमें माँ का दोष है। ठीक है, आप अपने माहौल में भी पैदा कर सकते, अधिक बता सकते हैं। तो यह हार्मोन्स, चूंकि यह हार्मोन्स गुणसूत्र एक तरह से हार्मोन्स ही आता है, तो यह हार्मोन्स पर निर्भर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लिंग हार्मोन के अलावा, ठीक है, लिंग हार्मोन तभी हम लोग पढ़ लिए कि 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, जो आपका 22 गुणसूत्र, 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र कायिक का और 2 गुणसूत्र लिंग निर्धारण का होता है। तो लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी जो होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निरोग बनाने के लिए आवश्यक होता है। आप इस चित्र को देखेंगे, पेज नंबर जो है 62 में आप इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन इसमें से कुछ हार्मोन्स को लिया गया है, जैसे पीयूष ग्रंथि, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग को पीयूष ग्रंथि के बारे में बताए थे। यह प्राय मस्तिष्क यानी यहाँ से कान के थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से यह स्रावित होता है
और इससे निकलता है पीयूष ग्रंथि। इसको प्रायः हम लोग वृद्धि ग्रंथि भी कहा जाता है। दूसरा हो गया गला से थायराइड ग्रंथि, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क से अग्नाशय ग्रंथि, जिससे इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि, जिससे क्रोध, चिंता, उत्तेजना, हम लोग पारी पारी से जो है देखेंगे। तो इसमें मस्तिष्क से जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, जिससे हम वृद्धि करते हैं, और यही हार्मोन जो होता है वो बाकी हार्मोन्स को संतुलित करता है। जैसे मान ले हम लोग वृद्धि होते हैं, उसमें पीयूष ग्रंथि का सबसे बड़ा रोल है। अगर पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स अच्छे ढंग से निकल रही है तो आप अच्छा सही संतुलित होकर वृद्धि कीजिएगा। अगर आपके क्लास में या आपके स्कूल में कोई बच्चा नाटा रह गया तो समझ जाइए कि उसका पीयूष ग्रंथि यानी वृद्धि हार्मोन का स्राव होना कम हो गया है। ठीक है, इसके वजह से वो नाटा या बौना रह गया है। बहुत सारे अक्सर आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होंगे जिसका गला फूल गया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गाइटर, घेंघा रोग। और यह घेंघा रोग कहां से होता है, थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर आपके थायरोक्सिन हार्मोन का निकलना कम हो जाएगा तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घेंघे रोग से बचने के लिए आपको थायरोक्सिन हार्मोन का संतुलित रूप से स्रावित होना अति आवश्यक है। हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े हुए हैं कि आयोडीन, ठीक है, आयोडीन जो होता है वह थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने में मदद करता है। अगर यह ग्रंथि जो होता है ज्यादा भी नहीं निकलनी चाहिए, है ना, बिल्कुल सामान्य मात्रा में होनी चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन समान मात्रा में नहीं हो रहा है, इसलिए यह ग्रंथि फूल जाती है। अगर समान मात्रा में नहीं होगा तो ग्रंथि क्या होगा, गला ग्रंथि फूल जाएगा, जिसको घेंघा रोग या गाइटर रोग कहते हैं। इसके बाद है अधिवृक्क यानी अग्नाशयी ग्रंथि से इंसुलिन। बहुत ऐसे लोगों को सुनेंगे कि किसी को शुगर है ना, शुगर का नाम सुने होंगे बहुत। अभी मधुमेह रोग अक्सर आप लोग सुने होंगे, अरे हमको तो शुगर है ना। तो यह शुगर किससे होता है, इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन जो होता है सही ढंग से नहीं स्रावित होगा, ठीक है, तो लोगों में मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन सही मात्रा में निकलने चाहिए। अक्सर कभी कभी हम लोग किसी को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, या कभी आप लोग देखेंगे कभी आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, फिर गुस्सा होने के बाद क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। परीक्षा लिखने जाते हैं उसमें बहुत टेंशन होता है, परीक्षा में पास हो जाते हैं तो बहुत खुशी हो जाती है। कोई आपको डांट दिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कोई हंसा दिया तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो यह भी मतलब क्या है कि क्रोध होना, चिंता होना, उत्तेजना, खुशी, दुख, ये सभी जो होता है वह एड्रिनल ग्रंथि के ही वजह से होती है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि ही अगर जैसा हार्मोन निकालेगा, क्रोध का हार्मोन निकालेगा तो आपको क्रोध हो जाइएगा, चिंता का हार्मोन निकालेगा तो चिंता हो जाइएगा, खुशी का हार्मोन निकालेगा तो आप खुश हो जाइएगा। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावन करता है। यानी याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, इन सभी को पीयूष ग्रंथि जो होता है वो अपने आदेश देती है कि तुमको कितना मात्रा में और कैसे स्रावित होना है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को भी स्रावित करती है, जैसा कि हम लोग देखे थे, जो वृद्धि को सामान्य वृद्धि, जो व्यक्ति की समान वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी वृद्धि हार्मोन अगर कम होगा तो बच्चा नाटा होगा, और अगर ज्यादा हो गया तो वह लंबा हो जाएगा। आपके टोले मोहल्ले में देखते होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति लंबे हो जाते हैं, तो वह वृद्धि हार्मोन की वजह से। यहाँ तक कि मनुष्य में नहीं, कीट मकोड़े में यानी कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में भी हार्मोन का योगदान होता है। इसमें किसका योगदान होता है, थायरोक्सिन का। ठीक है, आपने रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा है, जो कि हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े थे। कीट एवं मेढक को वयस्क रूप में आने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे हम लोग पिछले 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, लार्वा बनता है, उसका हम लोग वीडियो भी देखे थे क्लास में, याद होगा 7th क्लास में हम लोग देखे थे। तो उसमें पहले लार्वा से वयस्क,
बनने में जो परिवर्तन होता है वो कायिक कायांतरण कहलाता है। इसको हम लोग पढ़े थे। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन द्वारा स्रावित होता है। थायराइड कायांतरण का नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जैसे हम लोग पिछले बार देखे थे, पिछली कक्षाओं में, कि मेढक में टेडपोल होता है ना, जो मेढक में पीछे पूंछ होता है, मतलब लगेगा कि ये मछली है, लेकिन धीरे धीरे वो टेडपोल से जो है वो मेढक का रूप धारण कर लेता है। और यह तभी होता है जब जल में आयोडीन की मात्रा हो। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो वह टेडपोल में वृद्धि नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी वो मेढक नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हार्मोन्स भी जो होता है वो मेढक और रेशम में भी, रेशम कीड़ों में हार्मोन का योगदान होता है। यानी आप देखेंगे कीट में जो होता है, कीट में आपका थायराइड होता है और मेढक में थायरोक्सिन, जो थायराइड से ही थायरोक्सिन निकलता है, यानी रेशम और मेढक में थायरोक्सिन जो है वो बहुत थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अब आइए जननात्मक स्वास्थ्य। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता में संतुलन ही स्वास्थ्य कहलाता है। यानी स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य कैसे बोलते हैं? किसी का स्वास्थ्य से बीमार होना ही नहीं, यानी आपको शारीरिक रूप से अगर आप बहुत अच्छे हैं, आप बीमार नहीं हैं, या मानसिक रूप से आपको किसी तरह से कोई टेंशन नहीं है, या सामाजिक कुशलता यानी आप किसी तरह से समाज में आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, शरीर आपका सही नहीं है, ठीक है, दुबला पतला है, कमजोर है, या बहुत ज्यादा मोटा है, तो आप कह सकते हैं कि आप स्वस्थ नहीं है। मानसिक रूप से आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, ठीक है, हमेशा टेंशन में, दिमाग में हमेशा चिंता बना रहता है, तो वो भी स्वास्थ्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जननात्मक स्वास्थ्य मतलब हो गया कि किशोरावस्था में जब शारीरिक वृद्धि होती है तो ये सारे बातें हम लोग को याद रखना है। किशोरावस्था की ऊर्जा का चरम अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति अपने आप को संतुलित रखकर कार्य करता जाए तो अपनी जिंदगी की हर ऊंचाइयों को छू लेने में सफल हो जाएगा। यानी किशोरावस्था में ही आपको विशेष तौर से संतुलित रह के चलना होगा। इसमें एक चीज और याद रखना है बच्चों कि किशोरावस्था की पोषक आवश्यकताएं, यहाँ पर देखिए, शारीरिक विकास में आहार की भूमिका यानी भोजन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे शक्ति देना, अब इस समय चूंकि आपके शरीर में, किशोरावस्था में आपके शरीर में बहुत तरह की शारीरिक बनावट होती है, बहुत वृद्धि होती है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, ठीक है। तो शक्ति देने वाले आहार यानी ऐसे आहार आपको खाने होंगे जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिले, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, मड़ुआ और इससे तैयार पदार्थ जैसे सेवई, चूड़ा, सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्किट आदि सभी अनाज, आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, शहद, मधु, ये सब खाना चाहिए। शरीर की वृद्धि व विकास वाले आहार, अगर आपके शरीर वृद्धि नहीं हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए? दाल, चना, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, लस्सी, पनीर, दूध से बनी वस्तुएं जैसे खोआ, आइसक्रीम आदि। ये आइसक्रीम नहीं, ठेला वाला आइसक्रीम नहीं, वो खोआ वाला आइसक्रीम जो दूध से बना रहता है। अंडा, मुर्गा, मांस, मछली इत्यादि भी खाने से शरीर में वृद्धि और विकास होता है। बीमारियों से सुरक्षा देने वाले आहार, तो अगर आप बीमार ना पड़े इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां व फल खाने चाहिए। भोजन में लोह तत्व की कमी से कमजोरी का आभास होता है एवं एनीमिया रोग हो सकता है। लोह तत्व रक्त का निर्माण भी करता है, इसलिए किशोर के लिए लोह तत्व प्रचुर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। यानी लोह तत्व एक ऐसा, हम लोग चूंकि लोह तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले 6 क्लास में, कि उसमें खून बनाने के लिए भी लोह तत्व की जरूरत होती है, और ये हमें पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा इत्यादि खाने से हम जो है हमारे शरीर में लोह तत्व की मात्रा बरकरार रहेगी और आपको एनीमिया रोग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज और है कि व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी आपको इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको क्या, रोज स्नान करना चाहिए, त्वचा की सफाई करना चाहिए, नाखून काटना चाहिए,
शौच संबंधी सफाई, अभी आप लोग विशेष तौर पर खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथों को अच्छी ढंग से साफ करना चाहिए। अभी कोरोना फैला हुआ है तो आप उसमें अपने बार बार हाथ को धोते रहें, ठीक है। मुंह व दांतों की सफाई, नाक व कान की सफाई, आंतरिक वस्त्रों व अंगों की नियमित सफाई करनी चाहिए। तो ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता है, यानी व्यक्तिगत में आप जो भी आपके शरीर में नाखून बड़े हो गए तो उसको काटना चाहिए। मुंह गंदा है, रोज सुबह शाम जो है ब्रश करना चाहिए। शौच के बाद जो है हाथ को अच्छे तरीके से धोना चाहिए, साबुन से या सरफ से या हैंड वॉश से, जो भी आपके घर में उपलब्ध है उसे अच्छी तरह से 20 सेकेंड तक रगड़ के धोना चाहिए। इसके बाद है शारीरिक व्यायाम एवं योग। ये अक्सर हम लोग जो है विद्यालय में भी जो है शिक्षकों के द्वारा आपको व्यायाम और योगासन, ठीक है, कसरत, ये सब कराए जाते हैं। तो ताजी हवा में टहलना चाहिए। खेलने से शरीर में चुस्त दुरुस्त रहता है। इसके महत्व को देखते हुए पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस साल तो हम लोग नहीं बना पाए, लेकिन हर साल आपको 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते थे। तो आपको व्यक्तिगत रूप से भी शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद है नशीली पदार्थों का निषेध, यानी बहुत ऐसे यही अवस्था होता है जब हम, किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें हम अच्छे और बुरे का फर्क करते हैं। तो आपको हमेशा नशीली दवाओं का प्रभाव से बचना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे लोग जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, खैनी हो गया, दारू हो गया, ये सभी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये अक्सर आप देखे होंगे कि ड्रग्स जो है, ड्रग्स लेने से HIV वायरस फैलता है जिसकी वजह से एड्स होती है। और ये हम लोग सभी जानते हैं कि एड्स का इलाज जो होता है वो संभव नहीं है, अभी इलाज नहीं निकला है, लेकिन हम सावधानी बरत के एड्स से बच सकते हैं। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित माँ के दूध से द्वारा उसके शिशु में संक्रमित हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क स्थापित करने पर भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है, अतः आपको सुरक्षित रहना जरूरी है। यदि आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी युवा मैत्री केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। यह हर गांवों में मैत्री युवा केंद्र बना होता है या प्रखंडों में बना होता है। अगर किसी तरह से कोई स्वास्थ्य सुविधा दिक्कत है तो उससे आप संपर्क कर सकते हैं। किशोरी द्वारा गर्भधारण, हमारे देश में विवाह कानून अंतर्गत लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष है। यानी लड़की का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए शादी के लिए, लड़कों का उम्र 21 वर्ष। किशोरावस्था में लड़कियां मानसिक रूप से मातृत्व के तैयार नहीं होती है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इससे किशोरियों की शिक्षण भी प्रभावित होती है। झारखंड में इनकी जागरूकता हेतु तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। कम उम्र के बच्चों की शादी को हतोत्साहित कर पढ़ने पर बल दिया जाना चाहिए। अभी भी बहुत ऐसे गांवों में अभी भी 18 साल से नीचे की उम्र के लड़के लड़कियों का शादी किया जाता है, जो कि गैर कानूनी है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आज हम लोग किशोरावस्था की ओर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें बहुत तरह के प्रश्न हैं, आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। और अगर कोई प्रश्न आप लोग से नहीं बनता है या किसी तरह से कोई दिक्कत है तो निश्चित तौर पर आप लोग हमें फ़ोन करके पूछेंगे या मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन लिख के डाल देंगे, मैं उसका उत्तर आप लोग को देने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग आज किशोरावस्था की ओर चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आप लोग सभी को अच्छे ढंग से बुक में देखेंगे, पढ़ेंगे, और किसी तरह से कोई दिक्कत हो गया तो निश्चित तौर पर आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।